हेलो हाय नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे सभी लोग आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। साथियों, आज मैं फिर एक वीडियो के साथ आपके सामने आया हूं। जिस तरीके से निरंतर कानूनी जानकारी का एक सिलसिला बराबर आप लोगों के बीच में चल रहा है और आप लोगों का जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसको देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। साथियों, मैं मतलूब चंदेल एडवोकेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उरई में प्रैक्टिशियन वकालत करता हूँ, लॉयर हूँ। विगत 15 सालों से बराबर वकालत कर रहा हूँ। तो साथियों, ये वीडियो बनाने का हमारा उद्देश्य लोगों तक जानकारी भेजने का है। चीजें कम से कम आसानी से हमारे अपने लोगों को पता चले। कानून के जानकार लोग तो लगभग चीजों को जानते हैं, लेकिन जो कानून का जानकार नहीं है, आम जनता है जो परेशान रहती है, जो लोगों से छोटी छोटी बातें नहीं पूछ पाती है, उनको ज्ञान नहीं होता है, जिस वजह से उनके कानूनी अधिकार काफी वायलेटेड हो जाते हैं। तो ये वीडियो बनाने का हमारा उद्देश्य आम जनता तक कानून की सही जानकारी को भेजना है। अलावा इसके उस भाषा में मैं बनाने की कोशिश करता हूं जिससे कि आम आदमी को भाषा समझ में आ सके। तो साथियों, इसी बात को लेकर ये वीडियो ले आया हूं। हालांकि मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैंने कहा एज अ लॉयर प्रैक्टिशनर काम करता हूं। आपको ये भी बताऊंगा कि हमारे चैनल पर जो व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा है, इसमें आप कभी भी अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। अगर आपका कोई लीगल केस है जिसको लेके आप परेशान हैं, आपके पास सही एडवाइस नहीं आ रही है, तो आप हमसे एडवाइस भी ले सकते हैं और हमारा समय पर मिलने का वक्त भी ले सकते हैं। तो हम आपकी कानूनी मदद कर सकते हैं। तो साथियों, अब आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि ये बात बिल्कुल दिमाग में समझ लेना। अक्सर लोगों का बहुत बड़ा नुकसान इस बात पर होता है कि हर काला कोट पहनने वाला व्यक्ति वकील नहीं होता। आप कहीं किसी कोर्ट में जाएंगे तो आप ये देखेंगे 10 12 15 वकील बहुत एक्टिव होते हैं जिनके पास अच्छा काम होता है, और कुछ वकील सिविल में, क्रिमिनल में इस तरीके के एक्टिव होते हैं, और बड़ी तादाद में लोग इस तरीके की वकालत नहीं कर पाते क्योंकि अक्सर जो न्यूअर गाइज हैं, नए हमारे अधिवक्ता, नए कलीग्स है, उनको भी चाहिए कि वो मेहनत करें। मेहनत अगर कम होगी तो आप ये समझ लीजिए कि आप ना तो किसी को न्याय दिला पाएंगे, ना मुलजिम को छुड़ा पाएंगे, और ना ही पीड़ित को न्याय दिला सकते हैं। तो इस कानून के मामले में पढ़ाई बहुत जरूरी है। आपको वकील का वकील नहीं रहना है। ये बात हमारी नए अधिवक्ता उनके लिए है कि प्रैक्टिस करते हो बिल्कुल करो, लेकिन किताबों से जूझो। जब तक कि आप किताबों को नहीं पढ़ेंगे, लॉ को नहीं समझेंगे, तो आप जजेस के सामने अपने को बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंटेड नहीं कर सकते। आपको क्रॉस एग्जामिनेशन भी सीखना होगा, आपको गवाही भी सीखना होगी। कई चीजें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इन सारी चीजों का इफेक्ट कहीं ना कहीं को उस व्यक्ति के ऊपर जाने वाला होता है जो आपका क्लाइंट है। तो साथियों, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। समय को खराब न करते हुए इंपॉर्टेंट बात की ओर आते हैं। साथियों, मैं बात करना चाहूंगा आज आपके सामने पोस्को एक्ट। पोस्को एक्ट क्या है? बहुत सारे लोग जो कानून से ताल्लुकात, कानून की पढ़ाई से नहीं रखते या जो वकील नहीं है, वो पोस्को एक्ट के बारे में नहीं जानते होंगे, और बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। हालांकि दोनों लोगों की जानकारी में ये इजाफा होने जा रहा है। तो साथियों, पोस्को एक्ट एक कानून है जो 2012 में बनाया गया था। पोस्को एक्ट प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन सेक्सुअल ऑफेंस, इसका पूरा नाम है कि बच्चों के साथ सेक्सुअल ऑफेंस किया जाता है, कोई लैंगिक अपराध किया जाता है, तो उसमें पोस्को एक्ट की धाराएं लगती हैं। ये सेक्शन बहुत ही हार्ड सेक्शन बना हुआ है। हालांकि 2012 में बना था तो थोड़ा सा कमजोर था, लेकिन 2019 में जब संशोधन किया गया तो इसको इतना मजबूत एक्ट बना दिया गया है कि आप समझ लीजिए कि अगर पोस्को एक्ट में आप इन्वॉल्व हो जाते हैं या आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई पोस्को एक्ट में कर दी जाती है, तो इसमें बचने के बड़े लिमिटेड चांसेस रहते हैं। देखिए, आपको कतई कंप्रोमाइज नहीं करना है। मैं आपको फिर बता देता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि आपको कंप्रोमाइज वकील के बीच में नहीं करना है। अक्सर एक समस्या प्रैक्टिकली आती है कि लोग कम दाम और कम पैसे के लिए कई ऐसे वकीलों के पास चले जाते हैं जिनके पास इसकी प्रैक्टिस नहीं होती है, जिनको कानूनी ज्ञान कम होता है, केवल वो पैसा कम लेते हैं, इसलिए आप अपना मुकदमा लेकर चले जाते हो। अगर वो मुकदमा आपका गड़बड़ होता है तो फिर आपको सजा होती है। तो मैं बता देता हूं कि पोस्को एक्ट के कुछ सेक्शन इस तरीके के हैं जिसमें मिनिमम कम से कम 20 साल की सजा का प्रावधान है, आजीवन कारावास भी उसके अंदर मौजूद है, और बहुत बड़े चार्जेस भी आप पे लगाए जा सकते हैं। तो क्योंकि ये एक्ट में जो बच्चों के साथ सेक्सुअल ऑफेंसेस होता है, इसको सरकार बड़ी गंभीरता से लेती है, और ये इतना टेक्निकली एक्ट है, इतना टेक्निकली एक्ट है कि इसमें एक्सपीरियंस पर्सन से ही मुकदमा आप लड़ाएं।
बिल्कुल भी न्यूअर गाय अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इसमें रिस्क न लें, टेक्निकल मामला होता है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये बच्चों के हालांकि अब इसका काफी दुरुपयोग भी होने लगा है। लोग एक दूसरे से नफरत के पैमाने पर जब लड़ाइयां लड़ते हैं तो पोस्को एक्ट के गलत तरीके से आरोप भी लगा देते हैं। अभी मैं एक पोस्को एक्ट में बतौर अधिवक्ता हाजिर हुआ। मैं मुलजिम की ओर से था, उस पर ये आरोप लगाए गए थे। एक लड़की थी जिसने 14 साल की थी, उसने ये आरोप लगाया कि लड़की वहां पर रास्ते में जा रही थी, फला व्यक्ति आरोपी आया और उसने उसको पकड़ लिया, नीचे गिरा दिया। नीचे गिराने पर उसने उसके कुर्ते को फाड़ दिया और गले में कुछ निशान आए, अश्लील हरकत की। तो उनके वकील साहब के द्वारा ये आर्गूमेंट न्यायालय में दिया जा रहा था कि अश्लील हरकत की। लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि मैं बार बार कहता हूं कि जब आपके लॉयर ज्यादा सीरियस नहीं होंगे, अगर अध्ययन नहीं होगा तो गलत आर्गुमेंट होगा, तो गलत आर्गुमेंट का फायदा आरोपी को मिल जाएगा। मैं आरोपी की तरफ से ही वकील था, तो जो आर्गुमेंट उनकी तरफ से आया वो बड़ा कमजोर आर्गुमेंट था, मैंने उसका पूरा बेनिफिट उठाने का काम किया। तो साथियों, क्या होता है कि जब भी लैंगिक हमला किया जाता है तो लैंगिक हमला की परिभाषा को सबसे पहले आप लोग समझे। ये गलती आपकी प्राइमा फेसी वहीं पर होती है जब आप पुलिस थाने में जाते हो, वो प्रार्थना पत्र देते हो। मैं अक्सर अपने कई वीडियोस में ये बात कह चुका हूं कि जब भी घटना होती है, जो प्रार्थना पत्र आप देने जाते हो, पुलिस थाने में देते हो, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जिस पर लिखी जाती है, सबसे बड़ी मिस्टेक वहां से ही आरंभ होती है और ये चलते चलते आपको आगे शर्म का बाइस भी हो जाता है। तो पहला स्टेप तो उनके लिए है जो पीड़ित लोग हैं, जब भी वो एप्लीकेशन देने जाएं, चाहे आपकी अच्छे वकील में 2-4 हजार, 5,000, 500 फीस लगे, आप फीस दीजिए, लेकिन एप्लीकेशन उस अधिवक्ता से ही लिखाइए जो इसका महारती हो, जिसने इस तरीके का अनुभव किया हो। चलते फिरते ऐरे गहरे व्यक्ति से आप अपना प्रार्थना पत्र लिखवाकर पुलिस को न दें। पॉइंट नंबर 1, बहुत सारे नेता बने हुए घूमने वाले लोग होते हैं जिन्होंने एक आध मुकदमा लड़ लिया होता है, वो ज्यादा अनुभवी महसूस करते हैं अपने आप को, वो लोग लिखा देते हैं, तो उसका परिणाम ये आता है कि कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं होता। तो इस मुकदमे की मैं पोस्को एक्ट की बात कर रहा हूं, 7/8 में लिखा हुआ है। 7 का मतलब होता है लैंगिक हमले की परिभाषा उसमें दी गई है, द डेफिनेशन, और 8 में उसकी सजा सेक्शन में दी गई है। तो जब एप्लीकेशन दिया गया और एफआईआर को पढ़ा गया, तो मैं फिर एक बार बता देना चाहता हूं अपने लॉयर्स के लिए स्पेशली, कभी भी कोई मुकदमा अगर आपके पास आता है तो आप एक बार एफआईआर को पढ़िए। जब 1 टाइम एफआईआर को पढ़ेंगे तो कुछ समझ में आएगा, लेकिन सेकंड टाइम पढ़िए, फिर 3rd टाइम पढ़िए और 4th टाइम पढ़िए। मिनिमम एक एफआईआर को कम से कम 4 से 5 बार पढ़िए। जब 4 से 5 बार उसको पढ़ेंगे तो आपको उसमें कमियां जो हैं वो उजागर आपके दिमाग में होने लगेगी। जो कमियां होती है ना, जो पीड़ित की कमियां होती है, जो एप्लीकेंट की कमियां होती हैं, आरोपी को उसी का बेनिफिट देना पड़ता है लॉयर्स को। और जब उन कमियों को वो नहीं पढ़ पाता है तो लॉयर को बहुत ही इंटेलिजेंट क्रॉस एग्जामिनेशन में होना चाहिए, जिसको हम लोग कहते हैं मुख्य परीक्षा के बाद जिरह करते हैं। आपने जिरह शब्द को सुना होगा, जिसको इंग्लिश में क्रॉस एग्जामिनेशन कहा जाता है। इसमें वकील की एक अलग से दक्षता, इंटेलिजेंसी होना चाहिए, ये अनुभव से बहुत आती है, ये एक रिसर्च है। क्रॉस एग्जामिनेशन की कोई किताब नहीं बनी है दुनिया में, ना बनती है, इसको खुद ही लॉयर्स को डेवलप करना पड़ता है। तो आपको एक इंटेलिजेंट लॉयर बनने के लिए आपको कई किताबों को, कई केसेस को पढ़ना होगा और उसमें चीजों को समझना होगा, आखिर आप क्या मटेरियल गवाह से निकालना चाहते हो। हालांकि इस पर फर्दर वीडियो जरूर बनाऊंगा आपके लिए। तो साथियों, मैं बता देता हूं कि सेक्शन 7 में उन्होंने केवल ये एप्लीकेशन में गलती की कि हमारे ऊपर अश्लील हरकत की गई, लड़की आरोप लगा के पीड़ित आती है। खिलाफ पार्टी के अधिवक्ता महोदय मौजूद थे, उन्होंने उसका आर्गूमेंट किया कि हाँ हमारे ऊपर अश्लील हरकत की गई। जब ये बात मेरे द्वारा पूछी गई तो ऑनरेबल सर कि अश्लील हरकत क्या होती है, अश्लील हरकत को परिभाषित कैसे पोस्को एक्ट में किया गया है, अश्लील हरकत के आगे लड़की ने कौन से सवाल और नहीं बताए जिन पर डाउट की पोजीशन खड़ी हो जाती है। तो भाई 3-4 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कि किसी भी लड़की को जो नाबालिग हो, जिसकी उम्र 18 साल से कम हो, उनके 4 पॉइंट होते हैं कि पेनिस को टच कर देना, बालक के या लड़की, बालक के महिला के वेजना को टच कर देना, निप्पल्स को टच कर देना, एनल को टच कर देना। इस तरीके की चीजें अगर नहीं है आपकी एफआईआर में तो सेक्शन 7 की परिभाषा आउट हो जाती है, मतलब
आप पे वो सेक्शन अप्लाई नहीं होता है। जब सेक्शन ही अप्लाई नहीं होता है तो कोर्ट की फिर मजबूरी हो जाएगी उसको जमानत देने के लिए, उसको बाहर करने के लिए। और जब सेक्शन अप्लाई नहीं होता, ये बात आप साबित कर देंगे, तो जमानत भी कल बंदे को मिल जाएगी, परसों वो उस मुकदमे से बरी होकर भी आ जाएगा। अब आपने अपने बच्चे के थ्रू, आपके बच्चे के थ्रू आरोप लगाया गया था, उसके भी जीवन का एक हिस्सा होता है। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि पोस्को एक्ट एक बहुत ही गंभीर एक्ट है, और उसकी पोस्को एक्ट का कभी भी मुकदमा क्यों नियर गाइस के पास आप जाएं तो सोच समझ कर जाएं। कभी कभार कम पैसे के लालच में हम इस तरीके के लॉयर्स को अपॉइंट कर लेते हैं जो हमारे लिए खतरनाक साबित होता है, और हमें सफलता 0% भी नहीं मिल पाती है। तो साथियों, ये एक वीडियो बनाना हमारा इसलिए उद्देश्य बन रहा क्योंकि अभी हाल रिसेंटली एक केस को डील किया जिसमें हमने आरोपी को जमानत भी कराई और वो घर भी चला गया। तो ऐसी चीजें आपके सामने आएगी, आपको इसको गंभीरता से लेना होगा। साथ ही हमारा छोटा वीडियो है जो पोस्को एक्ट पर हमने बहुत लिमिटेड बोला, हालांकि एक बहुत बड़ा है। धीमे धीमे आपके समक्ष आता रहूंगा और आपकी जानकारी बढ़ाता रहूंगा। तो साथियों, हमारा एक चैनल भी इसमें काम करता है जो लोगों को लीगल हेल्प की बात करता है। कभी आपको ये लगता है कि आपका कोई केस है जिसमें अच्छा क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हो पा रहा है, आपको ये लगता है कि आपकी आर्गुमेंट अच्छी तरीके से नहीं हो पा रही है, फैक्ट क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, तो इनको आप हमसे डिस्कशन भी कर सकते हो। किसी भी क्रिमिनल लॉयर को सबसे पहले एफआईआर को 3 से 4 बार 5 बार पढ़ना चाहिए। 161 के बयान जो कभी 161 आईपीसी व सीआरपीसी में हुआ करते थे, अब बीएनएस में उनको बीएनएसएस में उनको बदलकर 180 कर दिया गया है। जो 164 के बयान हुआ करते थे सीआरपीसी के, वो बीएनएसएस में 183 कर दिया गया है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स whenever you go to the before of the court you must have to study of the three of this all document. First of all 180 183 इन दोनों बयानों को पढ़ना है, एंड दी एफआईआर। एफआईआर भी एक बयान होता है क्योंकि उसमें एप्लीकेशन पीड़िता के द्वारा दिया जाता है। तो आप अपने क्लाइंट्स को बचाना चाहते हो किसी भी अपराध में अगर वो फंसाया गया है, तो इट्स योर ड्यूटी कि यू शुड हैव टू द रीड द इन्स एंड आउट्स एवरी वर्ड्स फॉर गिविंग द हेल्प ऑफ योर क्लाइंट्स। सो थैंक यू वेरी मच। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा है? अगर ये अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज शेयर करिए, लोगों तक भेजिए, और हमारे पेज को फॉलो करिए जिससे कि मैं आपको कानूनी वीडियो भेजता रहूं। और आपको कभी भी मुझसे मुलाकात करना हो, आपके कानूनी सिलसिले में, मुकदमे के सिलसिले में आप परेशान हो, किसी प्रकार का मुकदमा हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं मोबाइल के जरिए से, या व्हाट्सएप पे कमेंट्स भी भेज सकते हैं, ईमेल भी भेज सकते हैं। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।